कहते हैं इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पर कभी-कभी कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जो हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। अक्सर जो हाशिए पर रह जाता है वो ज्यादा दिलचस्प होता है। हाँ, तो आज हम बंगाल के विभाजन पूर्व इतिहास के एक ऐसे ही कम चर्चित पन्ने को पलट रहे हैं, श्यामा हक गठबंधन। जी, श्यामा हक गठबंधन 1941 का वो दौर। और हमारी ये जो चर्चा है ये द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है। हाँ, वो लेख इस गठबंधन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका पर एक कह सकते हैं अलग नजरिया पेश करता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस गठबंधन की बारीकियों को समझें, इसकी चुनौतियां क्या थी, इसका महत्व क्या था। बिल्कुल। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी अहम हो सकता है। हाँ, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, जहां स्थापित विचारों से हट पर सोचने की जरूरत पड़ती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है तो आमतौर पर छवि क्या बनती है? ज्यादातर लोग उन्हें 1946 के बाद बंगाल विभाजन के समर्थक और मुस्लिम लीग के कट्टर विरोधी के तौर पर देखते हैं। हाँ, और उसी वजह से उन पर अक्सर एक सांप्रदायिक नेता का लेबल लगता है। बिल्कुल। पर यहीं ये लेख एक दिलचस्प मोड़ लेता है। जी। ये हमें थोड़ा पीछे ले जाता है 1941 में। 1941। जी, जब मुखर्जी ने ए.के. फजलुल हक के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, प्रोग्रेसिव कोएलिशन। प्रोग्रेसिव कोएलिशन। ये अविभाजित बंगाल की आखिरी हिंदू मुस्लिम साझा सरकार थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका मकसद ही था मुस्लिम लीग की जो विभाजनकारी राजनीति बढ़ रही थी उसे रोकना। लेकिन ये गठबंधन बना कैसे? मतलब फजलुल हक तो कृषक प्रजा पार्टी केकेपी के थे, किसानों की बात करने वाले। हाँ, केकेपी। और मुखर्जी हिंदू महासभा से। ये तो काफी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हैं तो अप्रत्याशित गठजोड़ जरूर था ये। पर देखिए, इसके पीछे वजहें थीं हक के केपीपी और मुस्लिम लीग में खासकर जमींदारी खत्म करने जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद थे। क्लास इंटरेस्ट का टकराव था। अच्छा। और दूसरी तरफ मुखर्जी, जो तब हिंदू महासभा में थे, उन्होंने शायद ये महसूस किया कि लीग के बढ़ते असर और बंगाल के इस्लामीकरण के एजेंडे को रोकने का यही तरीका है। खासकर तब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुखर्जी ने अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का भी विरोध किया था, जैसे 1932 का कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड। हाँ, जिसने अलग चुनावी व्यवस्था बनाकर दरारें डाली थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से हालातों को देखते हुए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक प्रैक्टिकल कदम था, एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश? हाँ, कह सकते हैं। एक कोशिश तो थी ही, लेकिन राह आसान बिल्कुल नहीं थी। बहुत मुश्किलें थीं। क्या मुश्किलें थी? अरे, मुस्लिम लीग ने तो इस गठबंधन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा में ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, पर्दे के पीछे ऐशे सोहरावर्दी थे। सोहरावर्दी? जी। इन्होंने फजलुल हक को गद्दार तक कह दिया, भड़काऊ भाषण दिए, काफिला यात्राएं निकाली, माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। और इसमें अंग्रेजों का क्या रोल था? देखिए, लेख के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नर जे हर्बर्ट ने एक तरह से लीग का ही साथ दिया, सोहरावर्दी की हरकतों पर चेतावनियों को नजरअंदाज किया। अच्छा, मतलब ब्रिटिश सपोर्ट भी लीग को था। मौन समर्थन तो था ही। लेकिन फिर ये गठबंधन टूट गया, मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी सिर्फ 1 साल बाद। हाँ, नवंबर 1942 में। ये काफी अहम मोड़ था। क्यों दिया इस्तीफा, क्या वजह थी? असल में वो गवर्नर हर्बर्ट के लगातार हस्तक्षेप से बहुत निराश थे। सरकार के काम में दखलंदाजी। जी, मुखर्जी ने कहा कि ये प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थहीन तमाशा बन गया है और अंग्रेजों की जो हम तुम्हारे भले के लिए हैं वाली बात है, उसका पर्दाफाश हो गया है। और उनके इस्तीफे के बाद सरकार गिर गई। हाँ, सरकार चल नहीं पाई, गठबंधन टूट गया। तो अगर हम इस पूरे किस्से को देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये लेख हमें क्या बताता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास को और खासकर ऐतिहासिक शख्सियतों को किसी एक खांचे में फिट करना ठीक नहीं है। ये लेख मुखर्जी की भूमिका का एक ज्यादा बैलेंस्ड, एक सूक्ष्म मूल्यांकन करने की बात करता है, सिर्फ सांप्रदायिक लेबल से आगे देखने की। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक हालात और जरूरतें कभी-कभी विचारधाराओं पर भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल। ये छोटा सा दौर विभाजन से पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता की एक कोशिश का उदाहरण है, और ये कोशिश उन नेताओं ने की जिन्हें अक्सर हम विरोधी खेमों में ही देखते आए हैं। और ये बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स या इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए खास तौर पर जरूरी है। जी हाँ, ये समझने के लिए कि चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती,
बहुत सी परतें होती हैं। हमें ये याद दिलाता है कि जो सुर्खियां बनती हैं या जो आम धारणाएं होती हैं, उनसे परे जाके भी देखना चाहिए। घटनाओं और व्यक्तियों की जटिलताओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये मामला प्रांतीय राजनीति, राष्ट्रवाद, वर्ग हित, औपनिवेशिक दखलंदाजी, इन सब के उलझे हुए ताने बाने को दिखाता है। और ये सवाल भी उठाता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, नैरेटिव्स कैसे बनते हैं, और क्यों हमें अलग-अलग सोर्सेस को देखना चाहिए। तो ये थी श्यामा हक गठबंधन की कहानी, बंगाल के विभाजन पूर्व राजनीति का एक छोटा पर अहम अध्याय। हाँ, जो एक अलग नजरिया देता है। जाते जाते कोई आखिरी ख्याल? बस एक सोचने वाली बात कि बाद में जैसा ध्रुवीकरण हुआ, उसे देखते हुए अगर इस गठबंधन को या ऐसी ही दूसरी कोशिशों को ज्यादा मजबूत राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला होता, तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? क्या इतिहास अलग होता? ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं, अगर आपको यह चर्चा दिलचस्प लगी, कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।